हम पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में। चूँकि अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में देखें तो प्राचीन में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लेटो एंड अरस्तु। चूँकि सुकरात सबसे प्राचीन है, बट सुकरात ने कोई बुक नहीं लिखी थी, अपने बारे में कुछ लिखा नहीं था। उनके बारे में उनका शिष्य जो प्लेटो था उन्होंने लिखा था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्लेटो और सुकरात। और मैकियावेली को आधुनिक माना जाता है। और मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली का जन्म जो है वो 1469 में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। और यह अत्यंत परिश्रमी एवं असाधारण प्रतिभावान होने के कारण इसे इसी गणराज्य में गृह, विदेश व युद्ध के विभागों से संबंधित मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्त किया गया था। और अगर हम मैकियावेली को देखें तो 1512 तक इसी गणराज्य में जो है प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुका था और उसका भविष्य बहुत उत्तम दिखाई पड़ता था। किंतु मेडिसी परिवार के आक्रमण से भयभीत जनता ने अनुभव किया कि गणराज्य का जन नेता उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इसीलिए क्रुद्ध एवं भयभीत जनता अपने ही नेता के विरोध हो गई और उसे जीवित जला दिया गया तथा मेडिसी को बुलाकर उसे सत्ता सौंप दी गई। गणराज्य के अनेक प्रसिद्ध पदाधिकारी की तरह मैकियावेली को उसके पद से हटा दिया गया और उस पद पर मेडिसी वंश के शासक के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया तथा बहुत सी यातनाएं दी गई थी। इस प्रकार अपने मित्रों की सहायता से उसे 1 वर्ष के बाद जेल से मुक्ति मिली, लेकिन उसे राजनीति में संन्यास लेने की शर्त स्वीकारनी पड़ी और जीवन के अंतिम वर्ष उसने मैकियावेली ने गांव में अपने फॉर्म पर व्यतीत किया था। उसके बाद अगर हम उसके दिन फॉर्म के ग्रामीण जनों से बातें करने में और प्राय एक प्रकार के आलस्य, उदासीनता एवं आवारागर्दी में व्यतीत होते थे। इसके बाद अगर हम मैकियावेली की अध्ययन पद्धति को देखें तो अरस्तु के बाद यह पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति के विरुद्ध को जो है विस्तृत रूप में अपनाया था। मैकियावेली की रचनाओं में अगर हम देखें तो इसमें ऐतिहासिक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, यथार्थवादी पद्धति तथा वैज्ञानिक पद्धति, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी पहली 2 पुस्तक का विशेष महत्व है। मैकियावेली ने डिस्कोर्सेज में गणतंत्रीय शासन की स्थापना, अस्थायित्व तथा विस्तार के बारे में विचार किया है। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली के विचार एक बड़ी मात्रा में आदर्शवादी या कल्पना प्रिय है और वह मानवतावादी तथा गणराज्य का उत्साही समर्थक दिखाई पड़ता है। लेकिन मैकियावेली का ही दूसरा एक ग्रंथ है, द प्रिंस नामक ग्रंथ है, उसका एकदम भिन्न रूप दिखाई देता है। यहाँ मैकियावेली एक अधार्मिक, अनैतिकवादी तथा निरंकुश राजतंत्र के प्रबल समर्थक के रूप में उभरा। मानव स्वभाव पर अगर हम मैकियावेली के विचार को देखें तो मैकियावेली ने अपनी व्यू ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ द प्रिंस में मानव प्रकृति या स्वभाव संबंधित अपने विचार प्रकट किया था। डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ में वह मानव को एक सद्गुणी प्राणी बताया। वही अगर हम इसकी पुस्तक द प्रिंस में अगर मानव को वह देखें तो मानव को वह अपनी प्राकृतिक से ही एक निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी मानता है। इस प्रकार जहाँ डिस्कोर्सेस में मानवीय दुर्बलताओं के प्रति उसका रुख कुछ सहानुभूति है, वही प्रिंस में अगर हम देखें तो उसके रुख में कटुता व तीखापन है। मानव प्रकृति के बारे में उसने विचार इस प्रकार था, जैसे कि मैकियावेली का मत था कि मानव जो है अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है तथा वह अपने प्रत्येक स्थिति में अपनी हित की पूर्ति करना चाहता है। उसके बाद वह जो स्वार्थ मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में प्रकट करता था, जैसे धन की प्राप्ति एवं सत्ता या प्रभुत्व की प्राप्ति। उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वार्थों व धन व सत्ता की कामना के प्रभाव में महत्वाकांक्षी बन जाता है और महत्वाकांक्षा उसे लगातार असंतुष्ट रखती है। इस प्रकार और भी विचार थे इसके, जैसे वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और देखें तो उसे अतीत सुखपूर्ण लगता है और भविष्य को आशा से देखता है। मैकियावेली के अनुसार अधिकांश मनुष्य में अविवेक का लक्षण भी पाया जाता है और इसका मत था कि अधिकांश मनुष्य इतने अविवेकपूर्ण होते हैं कि वे अपने हित अनहित को सरलता से समर्थन में
सरलता से समझने में असमर्थ ही होते हैं। मैकियावेली के अनुसार अगर हम देखें तो मनुष्य का विवेक विभिन्न प्रकार के आवेगों में प्रकट होता है, जैसे प्रेम और भय। मनुष्य प्रेम और भय से ही कार्य करता है, जिसमें भय जो है वह अधिक कारगर है। उसके बाद अगर हम मानव प्राकृतिक संबंधित उसके जो मैकियावेली के मानव प्राकृतिक संबंधित विचार थे उसकी काफ़ी आलोचना की गई थी, जिसमें मनुष्य में कुछ दुर्गुणों के साथ साथ सद्गुण भी पाए जाते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, न कि अविवेकशील प्राणी है, या फिर मनुष्य सामाजिक प्रणाली है, न कि असामाजिक प्रणाली है। राज्य आकस्मिक और शक्ति पर आधारित संस्था नहीं है, अपितु विकसित एवं नैतिकता पर आधारित संस्था है। राजनीति का नैतिकता से पृथकीकरण करना उचित नहीं है। इस प्रकार मैकियावेली के मानव प्राकृतिक संबंधित विचारों की काफ़ी आलोचना भी करी गई है। और अगर हम मैकियावेली के नैतिकता संबंधित विचार को देखें तो चूँकि मैकियावेली मध्य युग का विचारक है और इस काल में धैर्य, नैतिकता तथा राजनीतिक में घनिष्ठ संबंध स्वीकारा जाता है। मैकियावेली ने धर्म को जो है नैतिकता का राजनीति से पृथकीकरण किया है। इसी संदर्भ में अगर हम डनिंग की कथन का देखें तो मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है तथा साथ में आधुनिक युग की शुरुआत करती है। इसी प्रकार मैकियावेली के नैतिकता संबंधित विचार जैसे कि धर्म आधारित नैतिकता का विरोध करता है। नैतिकता का आधार राज्य हित होना चाहिए। नैतिकता के दोहरे मापदंड इस प्रकार देता है, जैसे कि धर्म आधारित नैतिकता का विरोध में जो है वो मैकियावेली के समय में नैतिकता का आधार ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म जो है आध्यात्मिक सुखों का पाठ पढ़ाता था। धर्म आधारित नैतिकता से प्रभावित होकर व्यक्ति राज्य राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध आचरण करता है। मैकियावेली ने स्वयं पोप व चर्च के अधिकारियों को इस प्रकार की नैतिकता के विपरीत आचरण करते पाया था। नैतिक का आधार राज्य हित था। जैसे मैकियावेली जो है संसारिक जीवन को वास्तविक मानता था। उसके अनुसार मनुष्य के जीवन की रक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य परम आवश्यक संस्था है, और इसके अनुसार राज्य का प्रमुख नैतिक दायित्व है कि वह नागरिकों के जीवन की रक्षा व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार इसके दोहरे मापदंड भी है, जैसे राज्य के हितों को नैतिकता का आधार माना है, लेकिन अगर व्यवहार में देखें तो राज्य में दो पक्ष दिखाई देते हैं, जैसे शासक एवं शासित। शासक नैतिकता मैकियावेली का मत है कि शासक एक प्रमुख नैतिक दायित्व राज्य की रक्षा एवं विस्तार करना है। इसके लिए शासक जो भी कार्य करेगा वही उचित है, भले ही वह कार्य सार्वभौमिक रूप से अनैतिक ही क्यों न हो। मैकियावेली के अनुसार शासक जो है राज्य का निर्माता है। वह मैकियावेली जो है नैतिकताओं की सीमाओं से बाहर राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मैकियावेली का कहना था कि शासक को आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता व धार्मिकता का आडंबर कर सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भी अनैतिक कदम उठा सकता है। इस प्रकार मैकियावेली का मानना था कि शासक को अवसर के अनुसार शेर और लोमड़ी के अनुसार लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। शेर और लोमड़ी शासितों की नैतिकता मैकियावेली ने प्रजा के लिए नैतिकता के कर्तव्य प्रधान सिद्धांत को माना है। उसका कहना है कि नागरिकों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नैतिकता और राजनीति का पृथकीकरण, जैसे कि मैकियावेली अनुसार राज्य एक आकस्मिक संस्था है। इसकी उत्पत्ति अनैतिक मनुष्य स्वभाव के अनुरूप नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुई है। साथ में मैकियावेली अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर बताता है कि शक्ति पर आधारित शासक ही सफल हुए हैं, न कि नैतिकता का पालन करने वाले। इस प्रकार मैकियावेली को जो है वो पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। सभी राजनीतिक विचारकों के चिंतन पर अगर हम देखें तो मैकियावेली को उसके युग के शिशु कहा गया है। मैकियावेली के राज्य संबंधित विचार भी है, जैसे राज्य की उत्पत्ति। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक अस्वाभाविक एवं कृत्रिम संस्था माना है। मानव स्वभाव मूलतः दुष्ट, स्वार्थी, लालची व अहंकारी होता है। इस प्रकार राज्य की प्राकृतिक व उद्देश्य भी बताया है। अपनी प्राकृतिक से राज्य एक निर्मित संस्था तो है ही, साथ ही यह शक्ति पर आधारित संस्था भी है। राज्य की प्राकृतिक उसके उद्देश्य को तय करती है।
राज्य अपनी प्राकृतिक से शक्ति पर आधारित संस्था है और उसके हित में यही है कि वह निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य निरंतर शक्ति अर्जन है। इस प्रकार अगर हम संप्रभुता को देखें तो मैकियावेली ने राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च एवं श्रेष्ठ माना है और उन पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया है। मैकियावेली का राज्य किसी परलौकिक अथवा लौकिक सत्ता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। उसके चिंतन में संप्रभुता को दो तत्वों की झलक दिखाई पड़ती है, अविभाज्यता तथा निरंकुशता। उसका मत है कि शासक की शक्ति अविभाज्य होती है। शासक की इस शक्ति को ही मैकियावेली के बाद के विचारकों ने राज्य की संप्रभुता का लक्षण बताया था। मैकियावेली ने शासन की शक्ति को निरंकुश तथा अमर्यादित माना है। इस प्रकार मैकियावेली का अगर हम राष्ट्र राज्य को देखें तो मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की धारणा को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु उसके चिंतन में ऐसे तत्व अवश्य मौजूद है जो राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र राज्य के आधुनिक विचार के पर्याय हैं। उसने स्पष्टतः धर्म के आधार पर संगठित राज्य के स्थान पर ऐसे प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें नागरिकों की नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल व अर्थशास्त्र आदि की एकता हो। वस्तुतः वह तत्कालीन स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड की भांति संपूर्ण इटली को भी एक स्वीकृत, संगठित तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। इस दृष्टि से उसने विभिन्न राज्यों में विभक्त तत्कालिक इटली के एक राज्य के रूप में संगठित होने पर बल दिया और इन विभिन्न राज्यों में मौजूद सामंतवादी व्यवस्था तथा भाड़े के सैनिकों की परंपरा का भी उसने विरोध किया था। राज्य का वर्गीकरण में को देखें तो मैकियावेली ने अरस्तु के अनुसार अनुसरण करते हुए शासन प्रणाली के मैकियावेली ने अरस्तु का अनुसरण किया था शासन प्रणाली में, जैसे कि दो रूपों में बांटा था, स्वीकार किया था दो तथ्यों में। जैसे शासन जो है सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, शासन सत्ता के प्रयोग का उद्देश्य है। उसने अरस्तु की तरह ही शासन के तीन शुद्ध रूप बताया, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र। मैकियावेली ने अरस्तु की तरह ही शासन का तीन भ्रष्ट विकृत रूप भी बताया, निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र या अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। द प्रिंस में मैकियावेली ने वस्तुतः निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है और राजतंत्र के दो प्रमुख भेदों को स्वीकारा है, जैसे निरंकुश राजतंत्र तथा विधि संपन्न राजतंत्र। इसके अलावा उसने राजा द्वारा राजपद ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर भी राजतंत्र के पुनः दो भागों में को स्वीकार किया, वंशानुगत राजतंत्र तथा निर्वाचित राजतंत्र। सामान्यतः वह विधि सम्मत एवं निर्वाचित राजतंत्र का समर्थक है, किंतु कुछ विशिष्ट एवं असाधारण स्थितियों में वह वंशानुगत एवं निरंकुश राजतंत्र को भी उचित मानता है। विधि एवं विधि निर्माण पर उसका विचार जो है मैकियावेली का, जैसे राजनीति में विश्वास करते हुए भी राज्य एवं समाज के जीवन में भी विधि के महत्व को अत्यधिक बृहद रूप से में स्वीकारा है, किंतु उसने मात्र नागरिक विधि को ही महत्व प्रदान किया है। मैकियावेली का मत जो है नागरिक समाज एवं राज्य की स्थापना एवं उसके संचालन जो है केवल नागरिक विधि द्वारा ही संभव है। इसके अभाव में जो है अराजकता की स्थिति प्राप्त होती है। ईश्वर की प्राकृतिक अथवा जन समूह की इच्छा जैसे अमूर्त तत्वों की विधि के स्रोत को मैकियावेली जो है वो नकारता है। वह विधि निर्माता को ही विधि का स्रोत बताता है। इस प्रकार अगर मैकियावेली के शासक के गुण में मैकियावेली जो है व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक है। वह तत्कालिक इटली की राजनीतिक दुर्दशा से बहुत दुखी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो, वह न केवल शक्तिशाली राज्य बने अपितु एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करे। उसका विश्वास था कि इस कार्य को किसी ऐसे निरंकुश शासक द्वारा पूरा किया जा सकता है जो शासक की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। उसके बाद शक्ति का अर्जन, जैसे कि शासक का कर्तव्य राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना और इसकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करना होना चाहिए। और प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना, मैकियावेली के समय में 3 प्रकार की सेनाओं का प्रचलन था, जैसे राज्य की परंपरागत सेना, भाड़े की सेना तथा राष्ट्रीय सेना। प्रथम प्रकार की सेनाएं जो है वो इटली के विभिन्न राज्यों में थीं। ये सेनाएं राजा एवं सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनती थीं। संकट काल में जब राजा को सेना की आवश्यकता होती थी तो उसे
अपनी सेना तो शीघ्र उपलब्ध हो जाती थी, किंतु विभिन्न सामंतों की सेनाएं शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती थी और वे कभी कभी विश्वसनीयता भी नहीं होती थी। और इस प्रकार मैकियावेली ने दोनों प्रकार की सेनाओं की निंदा करते हुए राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल दिया था। और मैकियावेली जो है युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानता है। राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध का विशेष महत्व है। उसका मानना था कि शांति का काल युद्ध की तैयारी का काल होना चाहिए। राजा को शांति काल में भोग विलास, आलस्य और आराम से बचकर अपना ध्यान सेना की वृद्धि एवं प्रशिक्षण में लगाना चाहिए ताकि आकस्मिक संकट आने पर वह राज्य की रक्षा कर सके और अनुकूल अवसर आने पर राज्य का विस्तार भी कर सके। और इसके बाद शांति काल में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होते हैं और शासक की लोकप्रियता व प्रतिष्ठा घटती है। मैकियावेली के अनुसार शांति इस काल में शासक को प्रजातंत्र के सामने विकास संबंधित बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि प्रायोजकों को रोजगार मिले। और इसके अनुसार जो है इसके बाद शासक की एक प्रमुख समस्या उसने उग्र विरोधियों का अंत करना और अपने विरुद्ध किए जाने वाले षड्यंत्र को असफल करना भी है। मैकियावेली के अनुसार जो है मैकियावेली का कहने का उद्देश्य यह था कि शासक को जो है व्याघ्र शेर की भांति निर्दयी होना चाहिए तथा शत्रुओं का कठोरतापूर्वक अंत किया जाना चाहिए। और उसके बाद अगर हम मैकियावेली को देखें तो वो जो है प्रजाजनों को प्रेम अथवा भय के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह प्रेम की तुलना में भय द्वारा अधिक अनुशासित और नियंत्रित होता है। अतः शासक को चाहिए कि वह प्रेम के स्थान पर भययुक्त आचरण करे, लेकिन इसके साथ ही मैकियावेली शासक को अनुचित निर्दयता की नीति नहीं अपनाना चाहिए, ये भी सलाह देता है। उसके बाद सद्गुणों का प्रदर्शन। शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं, उसे उनका प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। इसके शासक को प्रजा की श्रद्धा, भक्ति, आस्था एवं निष्ठा प्राप्त होती है। जब शासक वास्तव में सद्गुणी होता है तो प्रायः उसे असफलता मिलती है। और शासक स्वयं के हित के बारे में ज़्यादा सोचे तथा मतलब अपने हित में ज़्यादा सोचे शासक, ऐसा मानना था मैकियावेली को। और शासक को प्रजाजनों की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उनका हरण अथवा सिलवंग नहीं करना चाहिए। शासक को चाहिए कि वह राज्य के योग्य एवं गुणीजनों का समय समय पर सम्मान करें और उन्हें अपने हाथ से पुरस्कार एवं उपाधियाँ दें। लेकिन जब किसी प्रभावशाली शक्ति को दंडित करना हो तो शासक को यह कार्य अपने किसी अधीनस्थ द्वारा कराना चाहिए। राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायता, जैसे कि वाणिज्य संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। शासक जो स्वयं व्यापार एवं वाणिज्य संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे राज्य में इनके विकास में सहायता अवश्य करनी चाहिए। जब राज्य में कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास नहीं होता है तो निर्धनता आती है और उसके कुपरिणाम शासक को भोगने पड़ते हैं। कानून का पालन। शासक को प्रायोजकों एवं अधिकारियों से कठोरतापूर्वक कानून का पालन कराना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टता समाप्त होती है और शासन को स्थायित्व प्राप्त होती है। इसके बाद राज्य के लिए धन की शक्ति का विशेष महत्व है, लेकिन प्रजाजन अधीनस्थ अधिकारी एवं सैनिक शासक से उदारता की भी आशा करते हैं। मैकियावेली के अनुसार अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति होता है। शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए कि कोई भी राज्य अधिक शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न न हो सके और न ही राज्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा किसी शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर सके। उसके बाद जब शासक युद्ध में किसी राज्य को जीत ले तो उसे अपना उपनिवेश बना लेना चाहिए और शासक को अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होने देना चाहिए ताकि राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हों। चूँकि मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है तथा आधुनिक युग का प्रथम विचारक भी कहा जाता है, तो उसे आधुनिक युग का प्रथम विचारक होने का गौरव प्राप्त होने के साथ, जैसे मैक्सी के अनुसार मैकियावेली वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा था मैक्सी ने।
उसके बाद डनिंग ने भी अपना मत दिया था। फिर मैकियावेली के चिंतन की विशेषताएं हैं में महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि यथार्थवादी अनुभूतिवादी दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक अध्ययन पद्धति की शुरुआत, संघराज्य का पुरोगामी इत्यादि। मैकियावेली की रचनाएं भी हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसे डिस्कोर्सेस ऑफ लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द प्रिंस 1532, द आर्ट ऑफ वॉर। तो ये रहा मैकियावेली।